हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम जी.के. शिवहरी। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चूंकि रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परावर्तन और रिफ्रैक्शन मीन्स होता है अपवर्तन, लाइट मीन्स होता है प्रकाश। तो इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। इसके 2 या 3 पार्ट बना सकते हैं अपन, और इस वीडियो में हम आपको पहले इसकी जो सुटेबल जानकारी है उसको देंगे। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि व्हाट इज लाइट, आखिर प्रकाश क्या है। तो प्रकाश को जनरली तो जैसे प्रकाश की चर्चा चलती है तो सब लोग जानते हो ना, आप देख रहे हो रॉड जल रहा है तो ये प्रकाश ही तो है। बट इसको परिभाषित जब करना है तो कुछ निश्चित शब्दों के द्वारा परिभाषित करना पड़ता है। तो जैसे बल्ब से लाइट जल रही तो ये प्रकाश आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये कोई ना कोई स्रोत है जिससे प्रकाश आ रहा है। तो हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि किसी भी स्रोत से निकलने वाला ऐसा विकिरण जिसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, प्रकाश कहलाता है। कहीं कहीं 3900 एंगस्ट्रॉम से भी आप 7800 एंगस्ट्रॉम मिल जाएगा आपको। आप इस परिभाषा को लिख भी सकते हैं, किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला ऐसा विकिरण जिसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम या 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, प्रकाश कहलाता है। वास्तव में हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब यह विकिरण हमारी आंख की रेटिना पर पड़ता है तो हमारी आंख संवेदनशील हो जाती है और वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। कैसे? जैसे ये कोई वस्तु रखी है बेटा, ठीक है ना। अब ये आया प्रकाश, ये क्या आया, प्रकाश। अभी हमें वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार है, तो हमें वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ये प्रकाश आया जिसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान कितना होगा बेटा, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। अब ये जैसे ही इस पर गिरेगा तो ये परावर्तित होकर के इधर गिरा, सपोज दैट ऐसे गिरा, तो ये परावर्तित होकर के आएगा और ये फिर आंख पर गिरेगा। तो इस आंख की रेटिना पर जब पड़ेगा तो आंख हो जाएगी संवेदनशील और हमें ये वस्तु दिखाई देने लगेगी, लेकिन प्रकाश दिखाई नहीं देता है। तो ये प्रकाश की परिभाषा है और इस प्रकार से आप प्रकाश को लिख सकते हो। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं ताकि आप आराम से लिखें, वीडियो को रुका करके लिख सकते हैं। किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला ऐसा विकिरण जिसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, प्रकाश कहलाता है। वास्तव में हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब यह प्रकाश अर्थात इस टाइप का विकिरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु से परावर्तित होकर के यह विकिरण जब आंख की रेटिना पर पड़ता है तो आंख संवेदनशील हो जाती है और हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। तो ये प्रकाश की परिभाषा है। अब नेक्स्ट हेडिंग आपकी बनेगी प्रकाश की गुण। क्या है प्रकाश की गुण? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के मुख्य गुण निम्न होते हैं। नंबर 1, पहला नंबर क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। दूसरा नंबर क्या है हमारा, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, या सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में या सीधे मार्ग में चलता है, या मार्ग में चलता है, ठीक है ना। कैसे, हमें कैसे पता चलता है कि प्रकाश सीधे मार्ग में चलता है? तो जब कोई बल्ब जलता है उसके सामने हम कोई गद्दी लगा देंगे तो ये जो है सामने उसकी गद्दी के उस तरफ अंधकार दिखाई देने लगेगा। इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश सीधे मार्ग में चलता है, ठीक है ना। और पहला जो पॉइंट मैंने लिखवाया है कि प्रकाश की उपस्थिति में ही हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। प्रकाश की परिभाषा अभी बताई थी, अगर विकिरण का तरंग दैर्घ्य आपका 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम है तो वो प्रकाश कहलाएगा, और इस टाइप का विकिरण जहां भी उत्पन्न होगा तो वहां हमें वस्तुएं दिखाई देंगी, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है, यह घटना उत्पन्न करती है। प्रकाश परावर्तन की घटना उत्पन्न करती है।
अब ये मेजर पॉइंट है, इसके बारे में अपन को डिटेल से पढ़ना है। और अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश अपवर्तन की घटना भी उत्पन्न करती है, अपवर्तन की घटना भी उत्पन्न करती है। इस पॉइंट को भी अपन को डिटेल से पढ़ना है। प्रकाश में विवर्तन का गुण भी पाया जाता है, विवर्तन का गुण भी पाया जाता है। ये वाला आपके चैप्टर में नहीं है, हाई स्कूल में नहीं है, ये 11-12 में मिलेगा ही। लेकिन ये जो अपवर्तन है और परावर्तन, यही तो पाठ का नाम है, तो इसी के बारे में पढ़ना है अपन को। तो अब सबसे और एक चीज और देखें, प्रकाश किरणें, दो प्रकाश किरणें एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे एक प्रकाश किरण ये आई है, एक प्रकाश किरण ये आई है, तो ये क्रॉस करके निकल जाएंगी, एक दूसरे से प्रभावित नहीं होंगी। इसको सिद्ध करने के लिए अपन एक ऐसा संकीर्ण छिद्र रख सकते हैं, ऐसी जैसे ये छिद्र रख दिया अपन ने, ठीक है ना। और ये कोई प्रकाश किरण आई आपकी ऐसी, इधर अपन ने कोई लैंप M1 रख दिया है या S1, और इधर हमने लैंप S2 रख दिया। अब ये कोई पर्दा है आपका, ठीक है ना। अब इधर से अब तुम देखोगे कि अगर ये दोनों लैंप जला दोगे तो ये किरण जाएगी और इधर कहीं एक धब्बा उत्पन्न मारेगी, और ये इस लैंप की किरण जाएगी, ऐसे धब्बा मारेगी। अब तुम देखते हो कि अगर इस लैंप का स्विच बंद कर देते हो तो तुम्हें केवल ये धब्बा दिखाई देगा, और अगर इसको जलने देते हो, इसको बंद कर देते हो तो ये धब्बा दिखाई देगा। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं, काटती हुई निकल जाती हैं। अब बारी आती है आपकी प्रकाश के परावर्तन की और अपवर्तन की। तो पहले हेडिंग लगाएंगे आप प्रकाश का परावर्तन। तो क्या है प्रकाश का परावर्तन, तो देखिए बेटा, आपने ये सब देखा है, बस फील भर करना है और एक निश्चित शब्दों को सुशोभित करके परिभाषा बनाना है, ठीक है। जैसे ये कोई तल है, सपोज दैट आपका ये बोर्ड है, अब इस पर प्रकाश गिराओगे तो देखो इस बोर्ड के उस तरफ तो नहीं प्रकाश जा पाता है, पूरा प्रकाश इसी तरफ लौट आता है। तो ये ऐसे दो माध्यम होते हैं। जैसे मैं सपोज दैट ये चीज लिया है मैंने, ठीक है ना, ये कोई तल ले लिया, अब मैं इधर प्रकाश गिराऊं तो उस तरफ का एक माध्यम हो गया और मेरे मुंह तरफ का दूसरा माध्यम हो गया। तो तुम जिस तरफ से प्रकाश गिरा रहे हो सारा का सारा प्रकाश लौट करके उसी माध्यम में जा रहा है। तो ये घटना है किसकी, परावर्तन की। अगर कुछ प्रकाश इसको भेद करके मेरी तरफ आ रहा है तो वो अपवर्तन की घटना है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा प्रकाश का परावर्तन क्या है। जैसे ये मैंने कागज का तल लगा दिया, तुमने उस तरफ से प्रकाश गिराया, पूरा प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाए, चाहे जिस दिशा में लौटे, लेकिन ये घटना किसकी कहलाएगी, परावर्तन की। वो अगर इसको भेद करके इस पार निकल आए तो फिर वो अपवर्तन की घटना है। तो पहले परावर्तन पढ़ना है और देखिए कैसे कैसे अपन इसको सीखते हैं। ये कोई तल हो गया आपका, ठीक है, ये तल हो गया। अब कहीं से प्रकाश स्रोत से ये किरण आई है, ये किरण आई, ठीक है, ये किरण आई है, तो ये इस बिंदु पर पड़ी और इससे लौट करके इसी, ये मान लो हवा है, ये क्या है, हवा, ठीक है, और लौट करके यही इसी माध्यम में चलेगी किरण, ठीक है। तो इस किरण को हम कहेंगे बेटा आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण को इंसिडेंस रेज भी कह सकते हैं। ये है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रेड भी रेज कह सकते हैं अपन इसको, ठीक है ना। तो अब देखो जरा, जहां ये टकरा रही है ये क्या है, तुम्हारा आपतन बिंदु है। ये क्या है, आपतन बिंदु। अच्छा, इस आपतन बिंदु पर यदि हम लंब डाल दें, जिसको नॉर्मल कहते हैं, लंब डाल दें, तो ये देखो इस टाइप से लंब आएगा, ऐसी ऐसी, तो ये कहलाता है अभिलंब। क्या कहलाता, अभिलंब। इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं हम लोग, ठीक है, ये अभिलंब है। अब देखो जरा, ये आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटे, उसको हम डिनोट करते हैं बेटा आई से, और इसको हम कहते हैं क्या, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण, ठीक है। अच्छा, ये अभिलंब है, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो भी कोण बनता है उसको हम कहते हैं बेटा स्मॉल आर, और इसको हम कहते हैं परावर्तित कोण।
या परावर्तन कोण। ये बात समझ में आई होगी आपको। तो अब देखो हम एक एक परिभाषा को डिफाइन करते हैं, एक एक परिभाषा को बताते हैं। तो पहली परिभाषा आई प्रकाश का परावर्तन। तो क्या लिखेंगे हम, जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये चित्र दिखा देंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हमारे जैसी आएगी, आपतित किरण क्या है, ठीक है ना। मैं इधर लिखता हूं सबको, आपतित किरण, आपतित किरण। दूसरा नंबर है परावर्तित किरण। समय बर्बाद नहीं करती, ऐसे ही बता देते, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है वो आपतित किरण क्या है, ठीक है ना। किसी भी तल पर प्रकाश की आने वाली वह किरण जो कि तल से टकराती है आपतित किरण कहलाती है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली वह किरण जो कि किसी तल पर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। जैसे मैं अगर इसमें नाम देना चाहे बेटा, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो ओ, इसको नाम दे दो बी। जैसे एओ, एओ किरण कौन सी है, आपतित किरण है। अब परिभाषा आई परावर्तित किरण, ठीक है ना। तो परावर्तित किरण क्या है, तो परावर्तित किरण देखें जरा, किसी भी तल से प्रकाश किरण टकराने के पश्चात परावर्तित होने के बाद जो किरण जाती है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे हम क्या कहेंगे, ओबी, ओबी परावर्तित किरण है। अब तीसरा नंबर देखें, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु के बाद चौथा नंबर हम बताएंगे अभिलंब, अभिलंब। इसके बाद पांचवा नंबर हम क्या बताएंगे, आपतन कोण। और छठा नंबर क्या बताएंगे हम, परावर्तन कोण। ठीक है। तो अब आपतन बिंदु देखिए, आपतन बिंदु क्या है, आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को ही हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर टकराती है उसे ही हम कहते हैं आपतन बिंदु। जैसे में देखेंगे बिंदु, जैसे बिंदु ओ आपतन बिंदु है, ठीक है। अब बारी आती है किसकी बेटा, अवलंब की, अवलंब नॉर्मल। आपतन बिंदु पर तल के लंबवत डाले गए लंब को क्या कहते हैं, हम अवलंब कहते हैं। जैसे इधर अगर कोई संकेत दे दे हम, ये ओ है, ये पी कह दे हम, तो जैसे क्या आ जाएगा, ओपी। तल के लंबवत आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को ही हम अवलंब कहते हैं। अब बारी आई आपकी आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या है, आपतित किरण तथा अवलंब के बीच बने हुए कोण को आपतित कोण कहते हैं। इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। फिर बारी आई किसकी बेटा, परावर्तन कोण की। परावर्तन कोण ये है आपका। तो क्या डेफिनेशन निकलेगी, परावर्तित किरण तथा अवलंब के बीच बने हुए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो अब इतनी बात क्लियर होगी आपको। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम। और परावर्तन के नियम के बाद हम क्या पढ़ेंगे, दर्पण। और दर्पण के बाद इसकी जो घटनाएं घटेंगी कि गोली दर्पण है, अवतल दर्पण, फिर हम अपवर्तन पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हमको क्या पढ़ना है, बोलो क्या पढ़ना है इसके बाद, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। देखो परावर्तन का नियम क्या है, परावर्तन के मुख्य दो नियम है। नंबर 1, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर लंब तीनों ही एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों ही एक ही तल पर होते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण I
आपतन कोण I एवं परावर्तित कोण या परावर्तन कोण R ये दोनों सदैव बराबर होते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद एक डेफिनेशन और आती है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। क्या है प्रकाश की उत्क्रमणीयता? प्रकाश की उत्क्रमणीयता रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। बहुत सिंपल सी चीज है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है? यदि हम परावर्तित किरण को आपतित किरण की तरह माने तो ये आपतित किरण हमारी परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। यदि हमारी यानी कि ओ ए किरण जी क्या है? आपतित किरण की तरह इसको माने हम तो ये वाली किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। दर्पण। अगली हेडिंग है बेटा क्या? दर्पण। दर्पण को क्या कहते हैं? मिरर। तो देखो समतल दर्पण है, सब कोई जानता है समतल दर्पण है जिसमें अपन चेहरे देखते हैं। ठीक है ना। और ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है ना। और ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है ना। ये दोनों हमारी अगर देखा जाए तो ये गोली दर्पण कहलाती। क्या कहलाती? गोली दर्पण। ये क्या पुता है? या तो तुम्हारी सिल्वर की पॉलिश पुती है या कोई रेड ऑक्साइड पुता है। ठीक है ना। सिल्वर की पॉलिश या लाल ऑक्साइड की पेंट। लाल ऑक्साइड का पेंट। ये इसी प्रकार से इसमें ये सिल्वर की मिरर है। ठीक है ना। ये सिल्वर की जो क्या परत पुती है इसमें, या लाल ऑक्साइड का पेंट कह सकते हैं हम। तो आखिर ये सब जानते हो आप कि अपन जिससे चेहरा देखते हैं वो दर्पण है और वो समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण ही या अवतल दर्पण है। बट इसकी जो है परिभाषित कैसे करें, उसमें कुछ शब्दों को सेट करना पड़ता है। तो क्या है दर्पण? देखो दर्पण एक ऐसा कांच होता है जिसके एक भाग में सिल्वर की पॉलिश पुती होती है या कोई लाल ऑक्साइड का पेंट पुता होता है, दर्पण कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक है गोली दर्पण, एक है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है? बिल्कुल प्लेन पे कांच की कोई ऐसी प्लेन प्लेट जिसके एक भाग पर सिल्वर की पॉलिश पुती होती है या लाल ऑक्साइड का पेंट पुता होता है, क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है ना। अच्छा, गोली दर्पण क्या है? तो देखो जरा इसको देखना। गोली दर्पण ये तुम्हारा ये कांच का खोखला गोला है। ठीक है ना। ये कांच का खोखला गोला जिसकी ऐसी कुछ त्रिज्या r होगी। ठीक है। अब देखो जरा इसके अगर इस गोले को तुम इस टाइप से डिनोट करो, देखो ये है गोला तुम्हारा। ओके। और बाकी ये भाग हमने काट के अलग कर दिया। समझ पा रहे बेटा? हाँ। तो देखो इतना भाग ये क्या है तुम्हारा? जो इतना भाग आया है ये क्या आया है तुम्हारा? यही हमारा गोली दर्पण है। अब देखो जो इतना भाग कटा है इसको अलग कर रहा हूं। इतने भाग को मैंने अलग कर दिया। तो इसको मैं दो प्रकार से, फर्स्ट इज वन, अगर हम जो है ऐसी जो है इसमें पॉलिश करें तो, और ये ऐसा भाग है हमारा, अगर हम देखो जी कैसा भाग है हमारा, इसको उठा करके मैंने ऐसे पलटा दिया और
इधर पॉलिश करते हैं तो देखो ये उत्तल दर्पण की तरह कार्य करने लगता है और ये अवतल दर्पण की तरह कार्य करने लगता है। तो आखिर गोली दर्पण है क्या? तो गोली दर्पण की आप परिभाषा लिखें। गोली दर्पण किसी खोखले गोले से काटा गया वह भाग, किसी खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसकी एक सतह पर लाल ऑक्साइड का पेंट पोत दिया जाता है, गोली दर्पण कहलाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप बहुत आराम से लिखेंगे। किसी खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसकी एक सतह पर लाल ऑक्साइड या सिल्वर की पॉलिश कर दी जाती है, गोली दर्पण कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब बारी आई कि उत्तल दर्पण क्या है बेटा? उत्तल दर्पण क्या है तो आपको देखना है। देखो उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण। अब अगर वो पूछता है कि उत्तल दर्पण क्या है तो हम क्या बताएंगे? किसी खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसके अंदर वाली सतह पर यानी झुकी हुई सतह पर हम लाल ऑक्साइड का पेंट पोत देते हैं, उत्तल दर्पण कहलाता है। अर्थात उत्तल दर्पण में उभरे हुए तल से सदैव परावर्तन की क्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, अब बारी आती है अवतल दर्पण क्या है? किसी खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसके उभरे हुए भाग पर हम लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं या सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब इसमें भी तमाम जो है कुछ परिभाषाएं हैं उनको मैं डिफाइन करता हूं, ठीक है ना। देखो ये जो त्रिज्या है बेटा, ये गोले की त्रिज्या है, ठीक है ना। तो अब देखो इसको मैं निकाल के इधर रखता हूं, इधर रखता हूं। इतना भाग लिया था ना अपन ने, इतना भाग कट कर लिया था, लो ऐसे, ठीक है। और ये बाकी का भाग ये है। ये ठीक है। अच्छा अब देखो जरा ये क्या है? केंद्र बिंदु है कि नहीं है? तो ये त्रिज्या r है, ठीक है। तो इसमें अब मैं कुछ परिभाषाएं हैं। जो सबसे पहले क्या है? दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव अभी समझाता हूं, सबको यही समझ में आ जाएगा। दूसरा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तीसरा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। फिर चौथा पॉइंट आता है आपका मुख्य अक्ष। फिर पांचवा पॉइंट आता है दर्पण का फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। फिर छठवां पॉइंट आता है दर्पण की फोकस दूरी। सातवां पॉइंट आता है फोकस तल, फोकस, ये पॉइंट पढ़ना है, ठीक है ना। तो जैसे ये फोकस दूरी, फोकस बिंदु और फोकस तल पढ़ने के पहले हम परावर्तन के कुछ, जो दर्पण पर परावर्तन होता है उसके कुछ नियम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा अब आप देखें, तो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, अगर हमने सपोज दैट इसके इस भाग में क्या कर दी बेटा, पेंट कर दी लाल ऑक्साइड की, तो ये अवतल दर्पण की तरह काम करने लगा कि नहीं काम करने लगा? तो अवतल दर्पण की अगर त्रिज्या देखेंगे तो यही होगी, ये वक्रता केंद्र है, ठीक है ना। तो इसका सब ध्रुव क्या है? जो अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु है ये ध्रुव है। तो दर्पण का ध्रुव, तो परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी भी दर्पण के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर से बताऊं, किसी भी दर्पण के मध्य भाग को उस दर्पण का हम ध्रुव कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं। P से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि पोल माना होता है ध्रुव, ठीक है। अच्छा अब आता है वक्रता केंद्र।
प्रत्येक दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिस खोखले गोले से हमने इसको काटा था। समझ में आया? वक्रता केंद्र क्या है? किसी भी गोली दर्पण का वक्रता केंद्र वही बिंदु है जिस खोखले गोले से हमने इसको काटा है, उस खोखले गोले के केंद्र को ही हम उसका वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? किसी भी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या वही होती है जिस खोखले गोले से हमने इस गोली दर्पण को बनाया है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं? इसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसकी दूसरी भी परिभाषा होगी अभी जब हम परावर्तन पढ़ाएंगे, फोकस दूरी का दोगुना अगर वक्रता त्रिज्या होती। अब बारी आती है हमारी मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष क्या है? देखो, वक्रता केंद्र हो गया सी, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष क्या है? ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब मुख्य अक्ष तक हो गया। अब आता है दर्पण का फोकस बिंदु। तो दर्पण का फोकस बिंदु, दर्पण की फोकस दूरी और फोकस तल जानने के लिए हमें दर्पण पर परावर्तन के नियम जानने पड़ेंगे। तो दर्पण पर परावर्तन के नियम में आपको बताता हूं एक चित्र की सहायता से, और सभी परिभाषाएं समझा दूंगा जिसको आप खूब आराम से वीडियो को रोक रोक करके लिख सकते हैं। तो देखो, जैसे ये तुम्हारा है बेटा अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। कब है अवतल दर्पण? जब हम इस पर लाल ऑक्साइड का पेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मध्य बिंदु तो ये जो है क्या कहलाया तुम्हारा? ध्रुव कहलाया। ये यहां कहीं केंद्र होगा इसका, तो ये वक्रता केंद्र सी हो गया। अगर इसको मिलाते हुए मैं कोई रेखा खींचूंगी ऐसी, तो बेटा ये है तुम्हारा मुख्य अक्ष हो गया कि ना होगा? मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो अब इसके नियम तुम्हें क्या पढ़ना है? देखो, पहला नियम क्या है इसका? अगर इसकी ये फोकस बिंदु हम F मान ले, इसको ये F मान ले, अभी बताता हूं इसकी परिभाषा, ठीक है। तो देखो, किसी भी दर्पण के, पहला नियम पढ़ना है, किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद सदैव फोकस बिंदु से होकर जाती है। तो अब इस बिंदु से होकर जा रहे हैं, तो इसी को हम फोकस बिंदु कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कैसे? किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को ही हम दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। इसे F से व्यक्त करते हैं। तो पहला नियम समझ में आया और फोकस बिंदु की परिभाषा भी समझ में आ गई, ठीक है ना। तो पहला नियम क्या है? इधर मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं तोड़ूंगा मैं इस लिखने से अच्छा एक बार फिर से बता देता हूं। किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात सदैव फोकस बिंदु से होकर जाती है। पहला नियम है हमारा। दूसरा नियम देखें। दूसरा नियम इसका उल्टा है। देखो, इधर समझाता हूं दूसरा नियम। मुख्य अक्ष, ये क्या है? ध्रुव है P, ठीक है ना। दूसरा नियम बेटा क्या है कि
तुम देख करके खुद जान के होगी बिल्कुल उल्टा, ठीक है ना। फोकस बिंदु से होकर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मैं लिख देता हूं, नहीं तो कभी बच्चे छोटे होते हैं हाई स्कूल की, वो सोचने लगते लिखा कुछ नहीं। फोकस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाशीय किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये बेटा दूसरा नियम है। तो देखो बिल्कुल उल्टा है कि नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा नियम क्या है, मैं इसी चित्र में समझा देता हूं। तीसरा नियम देखिए, देखो ये आपका वक्रता केंद्र है कि नहीं है। अगर कोई प्रकाशित किरण ऐसी आएगी कि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है वो, ठीक है ना, कहां से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से, तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो बिल्कुल उसी दिशा में सीधे लौट जाती है। इसको लिखूं, लिखने से टाइम लगेगा, मैं बोलता हूं, ठीक है ना। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाशित किरण दर्पण से टकराने के पश्चात ठीक उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये तीन नियम आपको याद रखना है, और अगर ये तीन नियम आपको याद रहेंगे तो गोली दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेंगे, कैसी कैसी कंडीशन में प्रतिबिंब बनेंगे, आई होप आपको वो बहुत ही क्लियर पता चल जाएंगे। और दूसरे वीडियो में मैं आपको गोली दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को लेकर के आऊंगा, और पूरा प्रतिबिंब जो आभासी बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कहां दूर बनेगा, कहां बनेगा, कैसा बनेगा, इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करूंगा। तो जब तक इस फर्स्ट वीडियो को आप देखिएगा, और यदि आपको इस समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कहीं कोई प्रॉब्लम हो। अगर आप कहेंगे कि सर थोड़ा ज्यादा लिखिएगा तो लिख देंगे, लेकिन लिखने से टाइम ज्यादा लगता है। मुझे लगता है कि आप वीडियो को रोक रोक करके खूब आराम से लिख सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पढ़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद।